तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वंस और ट्रिविजन फिजिक्स क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर एक बार इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, तभी आपको उसकी कुछ बातें हैं जो चैप्टर सेकंड पार्ट में आपको समझ आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड टॉपिक्स, यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और सेकंड टॉपिक्स हमारा जो पार्ट हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वहाँ से डायरेक्टली किरचॉफ लॉ से, है ना। अब देखो क्या है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दो लॉ है ना। किरचॉफ के दो लॉ क्यों यूज करते हैं, तो किरचॉफ के दो हम यूज करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, करंट फाइंड आउट करने, या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें किरचॉफ का रूल यूज करना पड़ता है। और यहाँ पर किरचॉफ के टोटल 2 रूल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है वो आपका किरचॉफ का रूल से आता है कि किरचॉफ का रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल आज को बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, याद रखना। किरचॉफ का आता है फर्स्ट लॉ, जिसको लोग बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, है ना। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक तो होते हैं जंक्शन लॉ, इसी को बोलते हैं किरचॉफ का करंट लॉ भी बोलते हैं, इसको हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो इसके 3 नाम है, याद आएगा, जंक्शन लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब कहता है क्या स्टेटमेंट, ये कहता है कि इसके अकॉर्डिंग होता है कि किसी भी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक अगर हमारे पास सर्किट होगा तो देन किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0, है ना। मतलब एक पॉइंट पर जितने करंट आ रहे होंगे, है ना, सभी करंट का अगर हम सम करें तो कितना हो जाएगा, वो 0 आएगा, है ना। चाहे तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो इसका याद रखना सेकंड पॉइंट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक स्टेटमेंट को याद रखना। सेकंड पॉइंट कहता है इसी चीज़ का हम और इसी चीज़ को हम और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करके एक और तरीका होता है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, यानी किसी एक पॉइंट पर जितना करंट आएगा, है ना, विच इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब एक पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर चला जाएगा। समझते कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, एक डायग्राम, ठीक। इसमें देखो कौन कौन सा करंट है जो अंदर आ रहा है, तो अंदर आने वाला करंट एक हमारा I2 हो जाएगा, ठीक। अंदर आने वाला करंट एक हमारा I3 है, और अंदर आने वाला करंट एक I4 है। ये करंट कौन कौन सा है, ये करंट है जो अंदर आ रहे हैं, जिसको मैंने बनाया आपका रेड कलर से। और करंट बाहर कौन कौन जा रहा है, तो देखो बाहर जाने वाला करंट एक हमारा I1 बाहर जा रहा है और एक हमारा I5 बाहर जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जितनी करंट आ रही है अंदर उतनी करंट जाएगी बाहर। तो अंदर आने वाला करंट कौन कौन है, तो अंदर वाले करंट हमारा कौन कौन है, तो हमारा I2, I3 एंड I4, ये हमारा अंदर आने वाला करंट है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल बाहर जाने वाले करंट के कारण। यानी इसको अगर हम 2-3 सारे टर्म को हम ले जाए, दूसरी साइड ले जाए, यानी इस सारे टर्म को हम इधर ले जाए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, है ना। और ये सम कितना हो जाएगा, ये सम टोटल हो जाएगा 0। इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। हाँ, मतलब कि जितना करंट अंदर आएगा उसको हम अगर लेते हैं, अगर नेगेटिव, उसको हम लेते हैं नेगेटिव, और जितना करंट बाहर जा रहा है उसको लेते हैं अगर पॉजिटिव, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना, इसमें आप सिर्फ एक ये स्टेटमेंट याद रख सकते हो, एक डायग्राम लेना और डायग्राम बना के ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। I1, I2, I3, I4 क्या होगा, वो अंदर आने वाला करंट होगा, और I1, I5 क्या होगा, हमारा बाहर जाने वाला करंट होगा। तो बस एक स्टेटमेंट याद रखना। अब एक बात आता है कि ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना, हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो याद रखना कि जो हमारा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, यानी जो हम जंक्शन लॉ बोलते हैं, करंट लॉ बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। यानी इस चीज़ में कौन सा चीज़ है, क्वांटिटी जो कंजर्व होती है वो चार्ज होती है। चार्ज क्यों होती है, इसका मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस जंक्शन से बाहर चले जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। याद है क्या, क्यों बोलते हैं कंजर्वेशन चार्ज, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट से बाहर चले जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इसको बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ आता है, उससे पहले बात करते हैं, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, है ना। हमें पढ़ना है, बताओ इस आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कितनी करंट अंदर आ रही है। तो अंदर आने वाला करंट एक I4 है ना, 4 एम्पियर। अंदर आने वाला करंट एक हमारा 3 एम्पियर है, ठीक। दैट मीन्स ये 4 + 3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, जितना करंट बाहर जा रहा है। तो देखो बाहर जाने वाला करंट कौन कौन सा, 2 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है, एरो बाहर बना हुआ है। एक आई भी देखो बाहर जा रहा है, तो बन जाएगा 2 + I। और कौन सा करंट बाहर जा रहा है, एक हमारा 1.3 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है, तो हो जाएगा 1.3। सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3.3 + I, ठीक है। 3.3 आ जाएगा एम्पियर। दैट मीन्स कि करंट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि करंट वैल्यू आई की हो जाएगी 7 माइनस 3.3, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3.7, यानी जो करंट आई की वैल्यू कितनी है वो 3.7 आपका एम्पियर है ना।
यानी जो करंट आ गया, इस करंट की आई की वैल्यू कितनी है, वो 3.7 एम्पियर है। तो इस टाइप का एक सिंपल न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है, याद रहेगा। इसका हमने एक बता दिया एप्लीकेशन, कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन हम देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद सेकंड टॉपिक क्या आता है, इसको बोलते हैं हम लोग किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे नाम है। पहला नाम इसको बोलते हैं हम लोग किर्चॉफ्स का, कभी इसको हम लूप का लॉ भी बोलते हैं ना, लूप का लॉ। सेकंड इसका नाम इसको बोलते हैं किर्चॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलते हैं, और थर्ड इसको हम किर्चॉफ्स का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम है, वोल्टेज लॉ बोले, लूप लॉ बोले, चाहे सेकंड लॉ। मोस्ट फेमस जो नाम होता है इसका हम लोग लूप लॉ बोलते हैं, जैसे हम वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक, अब लूप लॉ नाम है तो कहीं ना कहीं इसमें लूप बन रहा होगा, तभी तो इसका नाम हमने लूप लॉ दिया है। तो लूप लॉ होता है क्या, पढ़ते हैं। तो कहता है इन एनी क्लोज सर्किट, अगर कोई एक क्लोज सर्किट है, क्लोज मतलब हो गया लूप, है ना। क्लोज का मतलब क्या होता है, एक लूप बन जा रहा है। तो कह रहा है इन एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स, मतलब जितना रजिस्टर्स लगा होगा सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब उसके अंदर उस यानी जितना रजिस्टर होगा सबके अक्रॉस एक वोल्टेज का डिफरेंस होगा। इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ऑल रजिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। और मान लो अगर हमने उस लूप में अगर बहुत सारे सेल्स लगे होंगे, मतलब बैटरी लगेंगे, तो उनका भी अपना वोल्टेज होगा। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम ऐड करें, है ना, सारे वोल्ट यानी जितने सेल हैं उनका वोल्टेज और जितने रजिस्टर हैं उसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, समझते हैं। तो इसको क्या लिख दिया, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। पहला टर्म लिखा है समेशन ऑफ आई आर का मतलब बोलता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। समेशन ऑफ ई क्या होता है, इसे बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, है ना। सेल का जितना ईएमएफ होता है या इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई, इन सभी का अगर सम करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो डायरेक्टली भी कैसे पूछा जाता है किर्चॉफ का सेकंड लॉ, तो लॉ का लिखना है और ये बस फॉर्मूला लिखना है, बस इतना ही काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा समझाने के लिए हम बात कर रहे थे कि हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो देखो यहाँ पर एक लूप बना हुआ है, क्या ये कंप्लीट क्लोज सर्किट हो गया, ये एक लूप बन गया, तो ना मतलब ये इसका एंड पॉइंट तो है नहीं कहीं पर, तो लूप बन जाएगा। अगर लूप बन जाएगा तो हम कैसे निकालते हैं सारी, इसमें हम करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको लिखेंगे प्लस, जहाँ होगा नेगेटिव लिखेंगे माइनस। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो याद रखना कि किसको बनाते हैं प्लस, किसको बनाते हैं माइनस। तो जिसका लेंथ बड़ा होगा वो प्लस होता है, जो लेंथ छोटा होता है उसको हम लोग लिखते हैं माइनस। ये बात समझ आ गया। अब करंट हमेशा फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, करंट हमेशा फ्लो करेगा आई से। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, तो हम बोल देते हैं लेट सपोज V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है। ठीक, तो V1 से जो करंट आएगा I, है ना, V1 से जो करंट निकला I, ठीक, V1 से जो निकला हमारा यहाँ पास हो गया करंट I। अब यही करंट I है जो यहाँ पर जाएगा I की वैल्यू, और हर जगह सेम करंट फ्लो करेगा I। अब इसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस हम कितना लिखेंगे, कौन होगा प्लस कौन होगा माइनस। तो याद रखना जिधर से करंट जाएगा उधर होगा पहले प्लस, उसके बाद आएगा माइनस। ठीक, नीचे होगा तो नीचे फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास R2, उसको पहले आएगा जहाँ करंट इंटर करेगा उसको लिखेंगे प्लस, दूसरा पॉइंट जहाँ से करंट बाहर आ जाएगा उसको लिखेंगे माइनस, फिर करंट जहाँ से इंटर करेगा उसका हो जाएगा पहला पॉइंट प्लस, और जब करंट इधर से बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा माइनस। अब लिखते कैसे, लूप लॉ हम लगाते कैसे हैं, तो लूप लॉ लिखने का तरीका होता है हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। हम चलेंगे कैसे, देखो हम पहले बात करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ए बी से, है ना, जिसको लिखा ABCD, ये बन गया एक लूप। तो लिखते हैं इन लूप, है ना, इसको लिखते हैं इन लूप ABCD, इन लूप ABCD। अब क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए से चलेंगे तो देखो पहले क्या करना है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I है। ठीक, और देखो की साइन क्या हो रहा है, प्लस से हो गया माइनस, तो लिखते हैं माइनस इंटू करंट I इंटू R1। ठीक है, लिखते हैं साइन देखो क्या हो गया, प्लस से हो गया, जैसे करंट फ्लो कर रहा है अगर उसी के डायरेक्शन में अगर हम चलें तो साइन क्या हो रहा है, साइन हो जा रहा है प्लस से हो जा रहा है माइनस, तो साइन क्या लिखेंगे हमेशा दूसरे वाले का साइन माइनस IR। ठीक, अब आते हैं बैटरी में, देखो बैटरी में क्या हो रहा है, फिर से बैटरी में प्लस से हो जा रहा है साइन माइनस, तो लिखेंगे माइनस V2। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है हमारा R2 में देखो साइन क्या हो रहा है, प्लस से हो जा रहा है माइनस, तो लिखेंगे माइनस I इंटू R2। फिर आते हैं लास्ट रेजिस्टेंस R3 में, तो यहाँ भी देखो जा रहा साइन क्या, माइनस प्लस से माइनस, मतलब साइन चेंज हो रहा है, माइनस हो गया, तो लिखेंगे माइनस I इंटू R3। क्योंकि सभी में करंट सेम है इसलिए हम लिख रहे हैं सब में करंट I। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं, अब बच के हमारा लास्ट बैटरी D से A पहुँचते हैं। D से में जाएगा तो देखो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो रहा है, माइनस से हो जा रहा है प्लस, मतलब साइन बढ़ रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस, है ना, हमेशा सेकेंड वाला साइन हमेशा लिखते हैं, है ना। तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग प्लस V1। कहाँ पहुँच गया, फिर से हम पहुँच गए पॉइंट ए पर, स्टार्ट किए थे ए से, फिर से आ गए ए पॉइंट पर, तो लूप को हमने ऐसे लगाया। इन सभी का सम कितना आ जाएगा 0।
ठीक, याद आएगा। तो कौन सा साइन लिखते हैं हमें, साइन हमेशा लिखते हैं बाद वाला साइन लिखते हैं। जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके हमेशा ऑपोजिट वाला साइन ही हम लिखते हैं यहाँ पर। जिधर ना माइनस 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 प्लस, हमें साइन को ऐसे लिखा है। अब क्या करना है, सिंपल हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे कर सकते हो, सिंपल देख लो, है ना। तो इधर लिखता है V1 माइनस V2, है ना। अब जितने आई आर वाले टर्म को उस ले जाओ दूसरे साइड, तो सब बन जाएगा प्लस और सब में कॉमन आ जाएगा आई, तो हो जाएगा आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो यहाँ से आपका करंट आई की वैल्यू कितनी हो गई, करंट की वैल्यू हो गई V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस प्रकार से हम करंट निकाल सकते हैं इस पूरे सर्किट का कि कितना करंट फ्लो करेगा, ये निकल गया। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो देखो जो मैंने पहले बताया ना कि जो पहला रेजिस्टेंस हो गया R1, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यही तो वोल्टेज ड्रॉप था I इंटू R1। ठीक, आई आप यहाँ से निकाल लोगे, इसको R1 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पहले करंट को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने करंट ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सीबीएसई बोर्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये क्वेश्चन नहीं आता है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लूप फ्लो लगाने को पूछता भी नहीं है। तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, समझ आता है तो करो, नहीं आता मत करो। स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं पूछता, जैसे जैक बोर्ड बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, तो मत पढ़ने की जरूरत है। बस आपको मैंने कहा कहाँ तक, आपको बस ये स्टेटमेंट ऊपर तक याद रखना है। और क्या स्टेटमेंट याद रखना है कि जो बेस्ड है ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, तो दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है, यानी इस पूरे चीज़ में क्या कंजर्व रहेगा, तो एनर्जी, मतलब इसको बोलते हैं ऊर्जा कंजर्व रहती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे हमेशा MCQ में पूछ लिया जाता है कि किर्चॉफ के सेकंड लॉ में कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व होती है, याद रखना एनर्जी कंजर्व होता है। बात समझ गया, ये तो हमारा किर्चॉफ का लॉ, दोनों लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के चले जाने चाहिए तरीके से, है ना। इसको हम अप्लाई करेंगे जब हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। अब आता है कि इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके चले जाना है और कुछ ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं करना है। कह रहा है अगर किसी सर्किट में, है ना, किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट आई फ्लो करता है, करंट आई फ्लो थ्रू ए ओमिक रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, और अगर T टाइम के लिए फ्लो करेगा तो वो उसमें एक हीट जनरेट होगा। जैसे हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जब उसमें हम ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, उसमें से हीट जनरेट होगा। हीट कितना जनरेट होगा तो डिपेंड करता है कि हमने हीटर को कितनी देर चालू करके रखा है, और किसी पे डिपेंड करता है, और एक चीज़ डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RT। क्या हो जाएगा, करंट Q की क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू RT होती है। बस ये वाला फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रखना, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है। तो इस हीट का यूनिट क्या होगा, इस यूनिट का हो जाता है जूल, और हम एक बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर भी किस चीज़ का यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी का यूनिट होता है, याद रखना। डायरेक्टली एमसीक्यू पूछाता है कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर और एनर्जी का यूनिट है, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में पूछा जाता है ना। वाट देख के कभी मत बोल देना कि ये पावर है ना, वाट नहीं, क्योंकि वाट के बाद एक आवर लगा है ना, और वाट आवर होता है हमेशा हमारा एनर्जी का ये यूनिट हो जाता है। ठीक, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ही बोलते हैं। यहाँ पे अगर जो मीटर बिल आता है ना, जब बिल आता होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जब भी बिल आएगा तो वहाँ पे कुछ यूनिट में बिल आता है ना। तो 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं, है ना। वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं। तो इसमें से बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ लेना कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, इतना। बात समझिए क्या, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, है ना। किसी भी अप्लायंस का पावर कितना है, जैसे आप मार्केट में जाओगे बल्ब खरीदने, LED बल्ब खरीदोगे तो 10 वाट का आएगा, एक ट्यूबलाइट खरीदोगे तो 20 वाट का आएगा, है ना। तो ऐसे हमारे पास जितने भी आप अप्लायंस खरीदोगे सबका एक वाटेज आता है ना। तो अब ये वाट होता है क्या है, तो ये बताता है कि द रेट ऑफ कंजम्पशन, है ना। ये भी नहीं आगे एग्जाम में कभी लिखने नहीं आता वाट इलेक्ट्रिक पावर, सिर्फ समझने के लिए चीज़ें हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ओनली फॉर्मूला और कुछ भी नहीं। तो लिखता था द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब कोई भी हमारे पास अप्लायंस है, कोई भी हमारे पास डिवाइस है, वो कितना ना वो एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम कर रहा है, यानी वो कितना फास्ट कंज्यूम करेगा, वो जितना ज़्यादा एनर्जी जितना फास्ट वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, हम उसकी कहते हैं उसकी पावर उतनी ज़्यादा है।
है ना। जैसे आपने अगर आपसे लेट सपोज अगर आपने 100 वाट का बल्ब यूज किया मतलब वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, इन एज कम्पेयर टू एक 10 वाट के बल्ब के कंपेयर में। तो एक 100 वाट का बल्ब हमेशा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू एक 10 वाट के बल्ब के कंपेयर में, अगर दोनों को हमने सेम टाइम के लिए जलाया है तो। ठीक है, ये बताता है हमारा वो इलेक्ट्रिक, इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज़ में पढ़ना, इलेक्ट्रिक में इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको पढ़ना है पावर कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, किधर क्या होता है। एक और तरीका इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसे ये भी सकते हैं, या इसको हम इंटू आई स्क्वायर आर भी बोलते हैं ना। तो ये 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूला को अच्छे तरीके से चलना। पावर का ये 3 फॉर्मूला होता है। अगर आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो हम वी इंटू आई करेंगे, अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो हम वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे, और अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो हम आई स्क्वायर इंटू आर यूज करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वाट। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन है वो याद रख लेना, है ना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब भी अगर पावर से क्वेश्चन आएगा तो पावर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक, अब सुन इसका एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल सुन लो, है ना। एक स्मॉल एग्जांपल क्या होता है इसमें क्वेश्चन, जैसे कहा कि लेट सपोज हमें एक बल्ब गिवन है ना। आप जैसे मार्केट में जाओगे, आप एक बल्ब खरीदने जा रहे हो, कह रहा है ये बल्ब 10 वाट का है, इसको बोलते हैं रेटिंग। इस बल्ब का रेटिंग है, ये बल्ब 10 वाट का है और ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। कितने वर्क करता है, 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। तो कह रहा है बताओ फाइंड इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है। तो कह रहा है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, है ना। कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो अब सुनो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है तभी हम जज करते हैं। हमसे पूछा गया रेजिस्टेंस मतलब हमें फाइंड आउट करना है आर, हमें गिवन है 10 वाट मतलब हमें गिवन है पावर, और हमें गिवन 220 वोल्ट मतलब हमें गिवन है वोल्टेज। तो हमें गिवन क्या क्या मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है, एक तो हमें पावर गिवन है, ये हमें वोल्टेज गिवन है, और हमसे पूछ गया रेजिस्टेंस। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, क्या आर को लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी लिख सकते हैं। क्या क्या जस्ट टर्म को रिअरेंज कर दिया, तो आर यहाँ पी नीचे आ जाएगा तो आर ऊपर चला जाएगा, हो गया। तो आजकल तो क्या क्या वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो वी है हमारा वोल्टेज 220 वोल्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे वी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 220 इंटू 220 वी स्क्वायर हो गया, एंड डिवाइड बाई पी की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है हमारा 10 वाट। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी 484, है ना, 0 ओम। ये आ जाएगा हमारा इस बल्ब का रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से हम रेजिस्टेंस को हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर हमें किसी भी बल्ब का हमें रेटिंग दिया, इसको बोलते हैं हम लोग पावर एंड वोल्टेज रेटिंग बोलते हैं। हमें किसी भी चीज़ में ये हमेशा गिवन होता है, अगर आप कोई भी बल्ब खरीदोगे तो, है ना, वो ये चीज़ टोके रखता है, आप चाहो तो उसकी हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ आ गया, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर सिंपल सा फॉर्मूला। एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं कि एक सेल क्या है ना। बात करते हैं सेल क्या है। तो एक सेल होता है कि एक सेल एक डिवाइस है जो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि एक सेल में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है, तो इन सेल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, इसको हम बोलते हैं उसमें केमिकल एनर्जी है। सेल क्या करेगा, उस केमिकल एनर्जी को क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी जब इस सेल के अक्रॉस अगर हम कोई रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो क्या करेगा, वो केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एक बैटरी के अक्रॉस आप एक बल्ब लगा दो तो क्या करेगा, बल्ब जल रहा है। बल्ब क्यों जला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इलेक्ट्रिक मिल रही है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, कहाँ से, तो वो आएगा हमारा बैटरी से। और बैटरी में कौन सी एनर्जी है, बैटरी में है केमिकल, तो उसमें कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी है। बात याद रहेगा, सिंपल तरीका याद रखना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं आएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं बस याद रखना। बोलते ईएमएफ ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में इसको लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी में स्टूडेंट्स हैं एक वर्ड को सुन लेना थोड़ी अच्छे तरीके से। कहता है एक एन ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये भी क्या, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक, तो क्या बोलते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, यानी एक बैटरी के दो एंड का ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना करे, है ना। तो देखना कि जब कोई भी करंट फ्लो ना करे, मतलब उसमें करंट की कितनी होनी चाहिए, उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। उसमें हमारे पास हम जो मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं वर्क डिवाइड बाय चार्ज, है ना। वर्क को जो आप चार्ज डिवाइड कर दो तो इसको हम लोग भी ईएमएफ बोलते हैं। ठीक,
इस चीज़ का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वोल्ट। तो इंपॉर्टेंट क्या रखना कि इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है। तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, मतलब अगर सेल के अंदर जब भी अगर सेल से अगर हमें बैटरी मिल रही है तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हो सकता है फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस में अगर, है ना, अगर तो उस सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर करंट को अगर फ्लो इजीली हो रहा है या हार्ड है ना, करंट का फ्लो होना। तो इस चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हमने बोला था एक टर्म हमने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या था, है ना। तो ये हम डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, जो बाधा आएगी, उससे हमें क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते थे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जब किसी सेल के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो उसमें से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बैटरी के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम होता है एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया यही एक हमारा सेल है जिसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है बता दिया कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और EMF का यूनिट होता है हमारा वोल्ट होता है। और EMF कब होता है, ये इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन, है ना, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम EMF बोलेंगे, बस। ठीक, बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, है ना। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था सेल से तो हम क्या बोले थे, उस चीज को हम बोलते हैं EMF। और जब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा उसमें उस सेल के दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको अब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब उस सेल में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाए। ठीक, अब चीज़ को डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, है ना, कि जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब इस सेल में से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके दो पॉइंट, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं, इसकी वैल्यू को लिखते हैं हम V से। ठीक, और बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कि V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। ठीक है, E को हम बोलते हैं EMF बोलते हैं, I हो गया जो करंट फ्लो कर रहा है, और स्मॉल r को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, इस चीज़ को हम और कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हमें लिखना पड़ता है कि अगर हमें करंट निकालना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस E, जिसको बोलते हैं EMF E डिवाइड बाई, अब देखो कि ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग EMF बोला E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो हो गया करंट। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया हमने, बस सिंपली क्या करना, I की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, इसको सॉल्व करना, तो आफ्टर सॉल्विंग, है ना, आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक, इसमें से अगर कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पहला वाला फॉर्मूला काम हो जाएगा हमारा इससे। ठीक है, बाकी याद रहेगा तरीके से, इस याद रखना कि V इक्वल टू हमेशा E माइनस आई आर होता है, मतलब जब भी अगर बैटरी डिस्चार्ज होगा उस केस में हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो हमेशा E से कम होगा, मतलब V की वैल्यू हमेशा E से कम होगी कब, व्हेन बैटरी करेगा डिस्चार्ज ना, डिस्चार्जिंग। ठीक है, और डिस्चार्ज कब होता है, जब भी हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यानी हम कोई अप्लायंस जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ दोगे तो बैटरी हमेशा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें हमारा जो EMF होता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस V से हमेशा ज़्यादा होता है वैल्यू, इसे V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर होता है। बात समझ आ गया। अब से कुछ फैक्ट्स है जो याद रखना है इसमें, है ना। एक याद रखना कि एक आइडियल सेल के लिए अगर कहीं पूछा जाए कि हमारे पास एक सेल आइडियल है, तो आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। और किसी भी सर्किट में करंट सबसे ज़्यादा कब फ्लो करेगा, यानी बैटरी से करंट सबसे ज़्यादा डिलीवर कब करेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसमें करंट क्या करेगा, उसमें बैटरी से हमेशा करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक, इस पॉइंट क्या रखना। और दूसरी बात, थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये सबसे ज़्यादा पॉइंट है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केस में हमारा जो V होता है ना, जो हमारा V होगा वो EMF E के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल, जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो EMF E के इक्वल हो जाता है। कब? जब हमारा स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज़्यादा, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से ज़्यादा बहुत हो जाए तो। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि इस केस में अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है R से, ठीक, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि R प्लस R इसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू R के ही इक्वल हो जाती है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, जा सकते हैं कि V इक्वल टू, ये हमने लिखा था फॉर्मूला, तो V इक्वल टू लिख सकते हैं E डिवाइड बाई R, और इस कैपिटल R प्लस स्मॉल r की वैल्यू को हम रियली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कैपिटल R। इससे क्या होगा कि हमारा R से R का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो E के इक्वल हो जाएगी, है ना। कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत हो जाए ज़्यादा तब। और ये ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द बोर्ड बट फॉर द नीट एंड जेई मेंस, है ना। नीट और जेई के डायरेक्टली ये ग्राफ पूछते हैं, ठीक, कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो एक समय के बाद किसके इक्वल हो जाएगा, EMF E के इक्वल हो जाएगा जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमारा देखना कि ये जो V है और E है, ये दोनों क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, तो यही था हमारे पास जो सेल के बारे में पढ़ना था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं ना, कि सेल को हम कितने टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी रेशियंस को जोड़ा था सीरीज और पैरेलल में, वैसे ही हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में हम लगा सकते हैं। तो पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ बहुत कुछ है। हमने कहा हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं और एक सेल मान लो EMF1 E1 है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल हो गया E2, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ऐसे हमने n सेल लगाए हैं और इस nth सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, वो अगर Rn है, और इसको हमने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो क्या बताओ अब इस पूरे चीज़ का इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। तो जो इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला होता है वो E1 E2 प्लस En, सिंपली हम सारे EMF को ऐड कर देंगे, प्रोवाइडेड एक चीज़ याद रखना कि ये प्लस ये माइनस है बैटरी का, तो बैटरी का नेगेटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए तब इस केस में, ठीक। फिर दूसरे टर्म का बैटरी का जगह नेगेटिव, ये जुड़ेगा nth वाले बैटरी के पॉजिटिव से, इस टाइप से। तो हमारा जो नेट EMF है कितना आएगा, वो सिंपल हमारा सभी के इक्वल हो जाएगा। याद रखना ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, इसके लिए, ठीक। सिमिलरली देखोगे कि जो R1 R2 ये R1 है, यानी जितना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सबकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू भी सिंपल ऐड हो जाती है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, सिंपली ऐड होते हैं R1 प्लस R2 Rn के फॉर्म में, ठीक, याद रह गया। और नेट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नेट करंट की वैल्यू हो जाएगी वो E नेट डिवाइड बाई R नेट प्लस कैपिटल R, है ना, मतलब EMF E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस Rn, R1 से लेकर स्मॉल Rn तक की वैल्यू थी वो R नेट हो गई, प्लस एक हमने लगाया था यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक। तो ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस इसमें याद रखना। अब इसमें याद रखो कि हम इस टाइप से करने पर हमें क्या मिलता है ना, इस टाइप से हमें करने पर क्या मिलता है। तो इस टाइप का चीज़ हम कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको कोई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मत लिखता है, ठीक है। इस टाइप से करने से हमें क्या मिलता है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन करने पर हमें हाई EMF मिलता है। मतलब अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें हाई EMF, मतलब हमें हाई EMF या बोल सकते हैं हाई वोल्टेज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सेल को कैसे लगाना पड़ेगा, हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो सीरीज में लगाने का बेनिफिट क्या होता है कि हमें हाई EMF या हाई वोल्टेज मिलता है, करंट ज़्यादा नहीं मिलता है, करंट कम होता है, वोल्टेज ज़्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। इसी को बोल दिया हमने सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड आता है, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, आपको दो ही बताया है ना, कि एक सेल हमारा E1 ऊपर लगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, नीचे एक और लगा EMF E2 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अगर इस टाइप से हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल EMF बन जाएगा, एक सिंगल सेल बन जाएगा जिसका EMF हो जाएगा E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस बन जाएगा R इक्विवेलेंट। अब इस E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती क्या है, तो याद रखना। तो जो E करंट होगा उसकी वैल्यू होगी E1 R2, याद रखना यहाँ पर E1 होता है और R2 होता है ना, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला याद रखना जो कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, कि जो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा ना, जो E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आएगा ये होता है E1 डिवाइड बाई R1 प्लस होता है E2 डिवाइड बाई R2। ऐसे अगर n रेजिस्टेंस लगा है तो लिखेंगे लास्ट में क्या,
ई एन डिवाइड बाई आर एन, एंड डिवाइड बाई हो जाता है ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन, ये बन जाएगा 1/Rn, है ना। अगर आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस है E1 और हमारे पास अगर दो सेल है E1 और E2 है तो इसका फाइनल फार्मूला सॉल्व करने पर ये बन जाता है ना। लेकिन ये है, इसको बोलते हैं मोस्ट जनरल फार्मूला बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीधा मोस्ट जनरल फार्मूला। लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो हमेशा मैक्सिमम दो ही पूछा जाता है, तो दो के लिए आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना कि E1 के साथ हमेशा R2 होगा, E1 R1 नहीं होता है, E1 R2 होता है। ठीक है, याद रखना E1 R2 होता है प्लस E2 R1 होता है, नीचे डिवाइड बाई R1 प्लस R2 होता है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है R1/R इक्विवेलेंट, है ना। ये इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/Rn, है ना। ये रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है, सेल का। लेकिन फाइनली अगर दो फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा हमारा, इसका डेरिवेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को करना ही नहीं है, वो तो डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करने का हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, तो इन दिस कॉम्बिनेशन वी गेट मोर करंट, है ना, वी गेट मोर करंट। अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, है ना, अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम सेल को कैसे लगाएंगे, हम सेल को लगाएंगे हमेशा पैरेलल में। तो अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम क्या लगाएंगे, सेल्स को हम हमेशा लगाएंगे पैरेलल में। ठीक है, याद रहेगा, किसमें लगाएंगे हम, पैरेलल में। तो इस प्रकार से हमारा, इस टाइप से हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर सारे सेल इक्वल, अब सारे सेल अगर हमारे कितने हो जाए, हमारे हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, और जो आपसे पूछा जाता है ना वो आपसे इस आइडेंटिकल सेल के बारे में ही कभी कभी पूछा जाता है कि सारे सेल क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब ये सभी सेम टाइप का सेल है, और सभी को हमने कैसे लगा दिया है, पैरेलल में लगाया है। तो अगर आइडेंटिकल सेल कभी पूछेगा तो हम लगाएंगे उसको हमेशा पैरेलल में। इस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर नेट की वैल्यू वो R/N हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं रेजिस्टेंस और सभी के रेजिस्टेंस अगर बराबर हो जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाई कितना हमने ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है, N रेजिस्टेंस। ठीक, और जो टोटल EMF की वैल्यू होती है वो सिंपली E बन जाती है। ठीक है, यानी अगर सभी सेम टाइप का अगर हमने सेल लगाया है और सभी को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है तो जो इक्विवेलेंट EMF आएगा वो किसी एक सेल के EMF के इक्वल हो जाता है ना। यानी कि अगर सबका EMF E है तो इनका इक्विवेलेंट भी E ही आता है ना। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक, बाकी ये चीज़ फॉर्मूला पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रहेगा चीज़ें। और हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमें ज़्यादा क्या मिलता है, वी विल गेट मोर करंट, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी विल गेट मोर वोल्टेज और मोर EMF। ठीक है, बात समझ गया। तो ये टॉपिक हो गया हमारा यहाँ पर। अब आता है इसके बाद हम ये टॉपिक आता है, इसको हम इस चीज़ को लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, है ना। दो हमारे पास रहते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे बल्ब्स हैं, अगर हम सबको क्या लगाते हैं, अगर हम सबको लगाते हैं सीरीज में या हम लगाते हैं पैरेलल में। जैसे मैंने क्या कहते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला कंडीशन में हमें बल्ब लगाए हैं। ठीक, अब मैंने कहा था हर बल्ब की एक गिवन होती है, एक पावर, एक होता है वोल्टेज। मैंने अपना जो एग्जाम्पल बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बल्ब का क्या होगा, एक हमारे पास पहला बल्ब है जिसकी पावर P1 है और इसका वोल्टेज कितना है V। ठीक है, दूसरा बल्ब जिसका पावर P2 है और इसका वोल्टेज V है, और थर्ड का P3 एंड वोल्टेज V। एंड हमारे पास ऐसे n बल्ब लगे हैं, और n जो पावर बल्ब होगा, जो nth बल्ब होगा उसका पावर Pn है और इसकी वोल्टेज V है, और सभी को हम इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो भी है ना। जैसे कि हम बोलते हैं हम जो घर में अप्लायंस यूज करते हैं वो सभी 220 वोल्ट पे चलता है, तो जितने बल्ब खरीदोगे सब 220 वोल्ट पे करता है, तो सभी का वोल्टेज सेम है। हाँ, लेकिन हर चीज़ का पावर अलग अलग होता है। जैसे कुछ बल्ब होते हैं वो 10 वाट के होते हैं, कुछ बल्ब होते हैं जो 20 वाट के, कुछ 50 वाट के, तो डिफरेंट क्या होगा, पावर अलग होगा। तो इक्विवेलेंट पावर कितना होगा ना, तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना कि ये होता है 1/P टोटल, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कितना होता है, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। किस चीज़ में होगा, जब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, मतलब ये रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा चलता है ना। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये 1/P डिपेंड कर रहा है क्या, पावर। ठीक, और जब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के, तो जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब हम बल्ब को कैसे लगा दें, हम ऐसे लगा दें, पैरेलल में लगा देते हैं, तो उस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट पावर कितना होता है, तो इक्विवेलेंट पावर की वैल्यू होती है वो P टोटल को, तो वो P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। सिंपली ये ऐड हो जाता है, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, और भी कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस क्या, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स बोलते हैं ना। तो बस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेट बोर्ड में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जो मैंने पावर का फॉर्मूला बताया था,
ना, वी स्क्वायर बाई आर वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन अब आपसे बोर्ड वगैरह में भी नहीं पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम होता है ना। पूछा जाएगा तो आपको मैक्सिमम 2 बल्ब ही लगा के पूछा जाएगा। ठीक, याद रहेगा। तो बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको लोग बोलते हैं व्हिच स्टोन ब्रिज। अब जो कि हमारा अब लास्ट टॉपिक होता है इस पूरे चैप्टर का, इसको बोलते हैं व्हिच स्टोन ब्रिज। व्हिच स्टोन ब्रिज होता है क्या है, तो कहता है कि अगर हमारे पास है ना, तो व्हिच स्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस, है ना, व्हिच स्टोन ब्रिज डिवाइस इज एन अरेंजमेंट, है ना। व्हिच स्टोन ब्रिज एक डिवाइस है और एक अरेंजमेंट होता है किस चीज़ का, 4 रेजिस्टेंस का होता है, यानी 4 रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ देम इन द टर्म ऑफ रेस्ट। मतलब हमारे पास इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होंगे, उसमें से हमें किसी 3 की वैल्यू पता होगी और चौथी की वैल्यू कितनी होगी, यानी 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसका यूज यानी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग व्हिच स्टोन ब्रिज से। अब होता क्या है, तो देखो कुछ इस टाइप होता है कि मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा 4, पी क्यू, एक हो गया आर, एक हो गया एस। इसका कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है जिसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी। ठीक, इसका ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। मान लो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 और I2 क्या गया, यहाँ से करंट गया ऊपर। जैसे करंट पॉइंट पहुंचेगा, पॉइंट ए पर पहुंचेगा, जैसे करंट पहुंचेगा पॉइंट ए पर पहुंचेगा, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा ऊपर चला जाएगा I1, एक नीचे चला जाएगा I2। ठीक, फिर जो करंट ऊपर जा रहा है I1, जो करंट देखो ऊपर जा रहा होगा वो कहीं ना कहीं बी पॉइंट पर पहुंचेगा, बी पॉइंट से क्या होगा, बी पॉइंट से इसके फिर 2 पाथ हो जाएंगे, तो उसमें से एक करंट चलेगा नीचे, चलेगा नीचे IG। ठीक, तो क्यू से कितना जाएगा, क्यू से जो करंट जाएगा वो I1 माइनस IG, क्योंकि टोटल करंट जो आया था वो I1 आया था। ठीक है, तो जनरल करंट कौन कौन था, जो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट मान लो बन गया IG, तो कितना पार्ट बच गया, तो बच जाएगा I1 माइनस IG बच गया, जो कि जाएगा हमारा क्यू से, है ना। क्यू से कितना जाएगा, क्यू से जाएगा वो हमारा I1 माइनस IG होगा, जो जाएगा करंट किससे, क्यू से। ठीक, सिमिलरली देखो जब नीचे देखो वाले गए तो नीचे में जो आर का रेजिस्टेंस है वहाँ से कितना करंट आ रहा है, वो I2 करंट इसमें से आ रहा है। जैसे ही पॉइंट पी डी पर पहुंचोगे तो ऊपर से एक करंट आ रहा था IG, है ना, और यहाँ से करंट जा रहा था I2। 2 करंट मिलेगा इस पॉइंट पर, दोनों क्या होगा, दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर आकर ज्वाइंट हो जाएगा, तो एस से कितना करंट फ्लो करेगा, तो एस से जो करंट फ्लो करेगा वो I2 प्लस हो जाएगा IG। ठीक, और जैसे करंट ये फिर से पॉइंट सी पर पहुंचेगा, दोनों करंट की टोटल वैल्यू जो बन जाएगी वो फिर से I1 प्लस बन जाएगा I2। ठीक, अब कहता है कि कंडीशंस क्या है इसके लिए, तो कहता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो पूछा जाता है कभी कभी कि हमारा जो व्हिच स्टोन ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये बोलना है कि ये नल डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके MCQ में पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, टू फाइंड द रेजिस्टेंस, है ना, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये नल डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कहता है द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल देन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब कौन से रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, है ना, तो बोलते हैं जब P बाई क्यू, है ना, जब रेजिस्टेंस P और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस Q इक्वल टू रेजिस्टेंस R डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये जब P लिखा है ना, करंट P रेजिस्टेंस को P डिवाइड बाय Q रेजिस्टेंस, तो P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू हो जाए R डिवाइड बाई S, तो R डिवाइड बाई S, है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है, स्टेप से हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है ना। करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सेम हो जाएगा तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो इस यानी जब करंट फ्लो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, है ना। और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, करंट फ्लो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। और पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो जाता है। ये होता है हमारा कंडीशन, तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखना। अब बात करता है इसका प्रूफ का आता है ना, प्रूफ का पार्ट है। प्रूफ का पार्ट देखो यहाँ पर मैं लिखा है, ये प्रूफ का पार्ट एग्जाम में नहीं आता है। CBSE बोर्ड नॉर्थ रीजन में आएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये क्वेश्चन रीजन नहीं आता है, करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब CBSE बोर्ड ये पूछता भी नहीं है ना, CBSE पूछता नहीं है, इसका पूरा डिस्टेंस किया हुआ है, नो नीड टू ड्राइव, है ना। इसका हम पढ़ाने वाले भी नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप चीज़ों को कर सकते हो, है ना। क्यों करोगे, कैसे करना है बता देता हूँ कि हम पहले यहाँ पर आपने लूप लिखा है ना, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ए ना लिखा है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, एक D पॉइंट है। मैंने आपको बताया था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ही यूज कर रहे हैं, सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं,
है ना। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बता दो कि जिधर करंट फ्लो करता है तो करंट हमेशा फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जब आप नीचे आओगे तो करंट का रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि करंट नीचे आ रहा है। तो करंट पहले क्या मिलेगा, प्लस, के बाद हो जाएगा माइनस। जब बी से क्यू में करंट जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। ठीक, जब एस से हम करंट, जब ये करंट ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि करंट जा रहा है, इंटर करता है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब गैल्वेनोमीटर में करंट कैसे फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ करंट, तो पहले क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। क्या करना है आपको, दो लूप लॉ लगाना है। पहला कहाँ लगाएंगे, पहले हम लगाते हैं लूप ए बी डी ए में, है ना। याद रखो ये प्रूफ नहीं आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो चीज़ों को स्किप कर जाना। तो पहला जो लूप लगाएंगे वो हम ए बी डी ए में लगाएंगे, है ना। इसमें हम किरचॉफ लॉ कुछ इस टाइप से लगाने वाले हैं। तो पहला इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम जो लगाएंगे वो हम किस में लगाएंगे, बी सी डी बी में, मतलब हम बी सी डी एंड बी, हम कुछ इस टाइप से इसमें हम लूप लगाना है। पहले जाएंगे बी से सी, फिर सी से जाएंगे डी, फिर सी डी से जाएंगे बी, है ना। तो हमें तीन चीज़ वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है, इन सभी को। और हमें पता है कि जब बैलेंस कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब आई जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ आई जी लिखा है सबकी वैल्यू जीरो पुट कर देना, तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगा, है ना। सॉल्व करने पर ये वैल्यू बन जाएगी, फिर दोनों को हम अगर डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे तो पी बाई इक्वल टू आर बाई एस आ जाएगा। ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है, जो एग्जाम में नहीं आता है। कौन देखे जाएगा, तो जो नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया साइड में जो है ना, जैसे कि दिल्ली, साउथ इंडिया, हैदराबाद वगैरह जगह के, है ना, वहाँ का जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो इसका डेरिवेशन पढ़ लेना। बाकी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये डेरिवेशन नहीं आता है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। और स्टेट बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड मत पढ़ के जाना, ये नहीं आता है ना। तो रीजन इसको बोलते हैं नो नीड, है ना, नो नीड टू डिराइव, बट नॉलेज के लिए अच्छी बात है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो, है ना, कोई जरूरत नहीं है। क्या आता है इस क्वेश्चन में से, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पर, कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कह रहा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखोगे कि इसमें से कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर कौन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, जिसमें कि ये वैल्यू P है ना, ये वैल्यू Q बोलते हैं, इसको हम R बोलते हैं, इसको हम S बोलते हैं। तो देखते हैं कैलकुलेट करके, तो क्या P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस आ रहा है। तो देखोगे कि P डिवाइड बाई Q करें तो P की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू Q की वैल्यू 5 है, कितना आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2/1। अब निकालते हैं हम R बाई एस का रेशियो, तो ये भी R की वैल्यू 10, S की वैल्यू 5, फिर से आएगा रेशियो कितना आ जाएगा 2/1, मतलब रेशियो दोनों इक्वल आ गया। रेशियो इक्वल आ गया मतलब कि इसके बीच में से जो करंट फ्लो कर रहा था ये करंट हो जाएगा जीरो। जीरो होने का मतलब है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको आप यहाँ से डायरेक्टली गायब कर सकते हो। क्या करना है, सिंपली अब इस चीज़ को आप चाहो तो गायब कर सकते हो। अब इसका हमारा कोई काम नहीं, इसमें से कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। अब करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब कि जो करंट ऊपर जाएगा ये दोनों हो जाएंगे किस पे, ये हो जाएंगे सीरीज में। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, 10 और 5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, सिंपली ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक, सिमिलरली देखो नीचे 10 और ये 5 कितना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 ओम। अब ऊपर का 15 नीचे का 15, मतलब इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो ऐसा बना पाएंगे कि पॉइंट ए होगा, ऊपर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे, और नीचे एक और रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा हमारा दो वैल्यू पॉइंट बी। ऊपर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 15 ओम का जो इक्विवेलेंट आया था 10 और 5 का, डेफिनेटली जो इक्विवेलेंट हमारा P और Q का इक्विवेलेंट आया था 15 ओम। सिमिलरली नीचे R और S का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 15 ओम आया। तो R A B पॉइंट का बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 15 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, कितने रेजिस्टेंस हैं 15 के दो रेजिस्टेंस, तो करना डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 7.5 ओम, है ना। ये हो जाएगा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आएगा हमारा 7.5 ओम। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड था, जो मैंने आपको बता दिया, स्टेप से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट को याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। कहता है कि मान लो कि इफ द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इंटरचेंज्ड, मतलब देखो जहाँ पर पहले वाले कंडीशन में यहाँ लगा है हमारे पास गैल्वेनोमीटर और नीचे लगा हमारे पास बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है V है।
क्या अगर इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब बैटरी को यहाँ लगा देना, गैल्वेनोमीटर को नीचे लगा देना, तो यहाँ पर आ गया, यानी जहाँ पर बैटरी था वहाँ पर आ गया गैल्वेनोमीटर, और जहाँ पर लगा था हमारा गैल्वेनोमीटर वहाँ पर आ गया हमारे पास बैटरी। अगर हम इंटरचेंज कर दें तो याद रखना कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में नो चेंज, है ना, नो चेंज इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का निडल जहाँ पर पहले था वहीं पर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, है ना। हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन, सिंपल एमसीक्यू आएगा और कुछ नहीं, ठीक है, याद रहेगा फॉर द एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, सारे बोर्ड के लिए। और एक लास्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास वायर होता है ना, इस वायर की लेंथ कितनी होती है, इस वायर की टोटल लेंथ होती है ए से सी तक की, ये लेंथ होती है 1 मीटर। तो कहीं पूछा जाएगा कि बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज के वायर की लेंथ कितनी होती है, तो टोटल लेंथ, है ना, जो टोटल लेंथ होती है वायर की वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 1 मीटर होती है, ठीक, याद रहेगा। ये एक वायर एक मटेरियल से बना होता है और ये बना होता है हमारा मैंगनीन, है ना। कभी भी आपसे कभी कभी ये वाइवा में पूछा जाता है कि ये वायर किस चीज़ से बना होता है, मैंगनीन का बना होता है, ठीक। मैंगनीन क्या होता है, तो मैंगनीन हम आता है, एक होता है एलॉय, है ना। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि एलॉय का टेम्परेचर, है ना, यानी एलॉय का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नहीं बढ़ता है, यानी इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट रेजिस्टेंस ना डज नॉट इंक्रीज, इसलिए हम यूज करते हैं एलॉय का, है ना, इसलिए हम यूज करते हैं मैग्नीन का। वायर की लेंथ कितनी होती है, ये होती है 1 मीटर। अब यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ है, याद रखना, बोलते ना बेटा पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब ये पी क्या होगा, पी इज द रेजिस्टेंस, किस चीज़ का रेजिस्टेंस, तो देखो याद रखना कि ये ए से लेकर बी तक का कुछ लेंथ होगा, इस वायर की कुछ लेंथ होगी, है ना। इस लेंथ की जो इस पार्ट का जो लेंथ है वो अगर एल सेंटीमीटर है, तो बी से लेकर सी तक के पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ठीक। तो ए से बी तक के पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, यानी जो रेजिस्टेंस होगा आर से रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पार्ट वो पी है, और रेजिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी पार्ट वो कितना है, हमारा क्यू है। तो फॉर्मूला क्या था, आर पी डिवाइड बाई क्यू, पढ़ा था ना, पी डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू आर डिवाइड बाई एस, ठीक, पास में गया, ये हमारा तो अरेंजमेंट, है ना। और जब ये चीज़ होगा उसमें गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो करना चाहिए था, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग शो करेगा वो हमेशा 0 शो करेगा अगर ये रेशियो इक्वल आ गया है तब, ठीक। तो अभी इसका पूरा अरेंजमेंट मैंने बता दिया, मैंने कहा ना कि जो ए बी पार्ट का लेंथ कितना है, एल सेंटीमीटर, तो पी पार्ट का जो यानी जो पी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको बोलते हैं आर इंटू एल, ठीक, इसको स्मॉल आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ द वायर, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा बी से सी तक का पार्ट का जो हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, वो हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, और इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल आर इंटू 100 माइनस एल। और हमें पता है कि जब कंडीशन होती है बैलेंस, जब बैलेंस कंडीशन होती है उसमें पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है, तो पी के लिए पुट किया आर और क्यू के लिए पुट किया आर एल डिवाइड बाई आर इंटू 100 माइनस एल, आर से आर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइड बाई एस। एस क्या है, एस हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो अननोन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू आर, है ना। ये होता है फाइनल फॉर्मूला जो आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। जितने भी बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा, इवन जेईई और नीट में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हर सेट में एक क्वेश्चन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का वो पूछ ही रहे हैं हर बार, ठीक। अब एक पॉइंट याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि अगर बताओ अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करें, अगर हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है यहाँ पर, अगर इसकी वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे, है ना, इस चीज़ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो एल ये लेंथ जो ए बी लेंथ है ये लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखना अगर आर बी की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे, ये रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को अगर आर की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ये ए बी लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब ये लेंथ हमारा इंक्रीज कर जाए, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल जो कंप्लीट हो जाता है ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट, और इस टाइप से हमारा जो टोटल चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
बाकी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा 2 पार्ट में होगा, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारा थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, डेसेंस आते हैं, वो जो हम आपको टाइम टू टाइम सारा बता देंगे। कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है वो भी हमने को बता दिया कि स्टेशन ब्रिज से क्या इंपॉर्टेंट रहता है ना, और आपका मीटर ब्रिज से क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ये बात बता दिया कि वायर की लेंथ कितनी होती है। स्टोन ब्रिज हमारा मीटर ब्रिज हमारा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो हमारा स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सारा आप याद रखना। और मीटर ब्रिज का हम यूज क्या करेंगे, तो मीटर ब्रिज का अगर मीटर ब्रिज हमारा बेस्ट होता है किस प्रिंसिपल पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब हम मीटर ब्रिज का यूज कहाँ करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सब है चीज़ों को यहाँ पर है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।